10 से रिलेटेड हर एक चीज को दिखाना पड़ेगा। सो ऑन द होल सबसे पहले फिल्टर क्या किया जाएगा, 2010 में जितनी भी सारी मूवीज रिलीज हुई हैं उनको पहले निकालेंगे, फिर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे ग्रुप, और ग्रुप करेंगे मंथ के मुताबिक, ओके। और फिर उसके बाद क्या होगा, हम उसमें से जो एग्रीगेशन करना है वो करेंगे, राइट। एंड इफ यू सी यहाँ पे दो चीजें दिख रही हैं हमें, है ना। तो एक तो है कि बाय द ईयर, हर एक साल के मुताबिक हमें फिल्टर करना होगा रोज को, है ना, और फिर मंथ के मुताबिक ग्रुप करना होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, ईयर के लिए ईयर का वैल्यू चाहिए होगा, मंथ के लिए मंथ का वैल्यू। बट अगर आप टेबल में देखें तो रिलीज अंडरस्कोर डेट नाम का एक ही कॉलम है हमारे पास, है ना, और उस रिलीज अंडरस्कोर डेट कॉलम के अंदर वैल्यूज जो है वो ईयर, मंथ और डे नाम के फॉर्मेट में है ना। तो फॉर एग्जांपल 1999 0430, 2010 0716 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर के मुताबिक फिल्टर करना होगा रोज को, दैट इज ईयर इक्वल टू 2010, ओके। और फिर मंथ के मुताबिक ग्रुप बाय करना होगा रिजल्ट्स को, राइट। तो इसके लिए क्या करना है, जैसा हमने डिस्कस किया, इसके लिए रिलीज डेट फील्ड्स में से मंथ और ईयर को एक्सट्रैक्ट करना होगा, राइट। सो इसके लिए जो है ऐसे किसी भी पर्टिकुलर डेट फील्ड में से कोई चीज एक्सट्रैक्ट करने के लिए एसक्यूएल में डेट फंक्शंस होते हैं जिनको हम अलग अलग क्लॉजेस में यूज कर सकते हैं, राइट। तो इन फंक्शंस की मदद से हम क्या कर पाएंगे, ईयर को और मंथ को, जो रिलीज अंडरस्कोर डेट नाम का फील्ड जो दिया गया है उसमें से ईयर को और मंथ को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे सिंटैक्स क्या हो जाएगा, एसटीआरएफ टाइम ऑफ, जो पर्टिकुलर आइटम चाहिए, ईयर के लिए परसेंटाइल वाई, मंथ के लिए परसेंटाइल एम, ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। तो पहले फॉर्मेट मेंशन करेंगे और फिर उसके बाद जो कॉलम नेम चाहिए हमें वो मेंशन करेंगे, राइट। तो अगर हमने लिख लिया एसटीआरएफ टाइम ऑफ और पहला फॉर्मेट हो गया परसेंटाइल वाई, फील्ड नेम हो गया रिलीज डेट, तो इसकी वजह से क्या होगा, हम ईयर को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, राइट। सिमिलरली फॉर मंथ हम यूज करेंगे परसेंटाइल एम, काफी क्लियर है ना। तो करना होगा ईयर को, ओके। तो किसी भी पर्टिकुलर टेबल में से अगर हमें रोज को पहली बार फिल्टर करना है, क्या यूज करेंगे, वेयर क्लॉज, है ना। तो हमें क्या चाहिए होगा, हम लिखेंगे सेलेक्ट और जो भी कॉलम्स हमें चाहिए वो फ्रॉम मूवीज वेयर ईयर इक्वल टू 2010, इस वाले लॉजिक पे जाना होगा हमें, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईयर के मुताबिक चाहिए और हमारे पास रिलीज डेट है, ओके। तो उसके लिए हम लिखेंगे एसटीआरएफ टाइम ऑफ, ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे परसेंटाइल वाई, सिंगल कोट्स के अंदर, कॉमा, रिलीज अंडरस्कोर डेट, राइट। सो ये बन जाएगा एक एक्सप्रेशन, और अगर ये रिलीज डेट 2010 के साथ मैच होता है तब जाके ये सारे के सारे पर्टिकुलर रोज जो है फिल्टर हो जाएंगे, राइट। और उन फिल्टर्ड रोज को मंथ के मुताबिक हमें ग्रुप करना होगा, राइट। तो क्या क्या यूज करेंगे हम वहां पे, एसटीआरएफ टाइम ऑफ, मंथ लिखेंगे और रिलीज डेट लिखेंगे, राइट। तो ऐसे लिखना होगा हमें, और इसकी मदद से हम जो है ईयर और मंथ को डेट फील्ड में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली आप डेट फंक्शंस को वेरियस अदर एक्सप्रेशंस और अलग अलग क्लॉजेस में भी यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हमने वेयर, सेलेक्ट और ग्रुप बाय क्लॉजेस में यूज किया था, ओके। तो एक बार इसको ट्राई आउट कर लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में जाके, राइट, ओके। तो सबसे पहले हम डिलीट कर देते हैं इस कोड को, राइट। और हमें क्या करना होगा, बेसिकली हमें कॉलम्स चाहिए मूवी नाम के टेबल से, है ना, राइट। तो पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख लिया फ्रॉम मूवी, राइट। सो हमने मूवी में से लिख लिया, जो कॉलम्स चाहिए होंगे उनके नाम हम बाद में लिखेंगे, राइट। तो अगला स्टेप क्या होगा, रोज को फिल्टर करना है बेस्ड ऑन द ईयर, जहां पे ईयर हो जाएगा 2010, ओके। और अगर आपको इनिशियल क्वेरी याद हो, हमें टोटल नंबर ऑफ मूवीज चाहिए जो हर महीने रिलीज हुई है 2010 में, राइट। और ऐसे केसेस में सबसे पहले क्या करना होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर हमें लिखना होगा रोज को फिल्टर करने के लिए कंडीशन, राइट। सो वेयर सेलेक्ट फ्रॉम मूवी, वेयर हम लिखेंगे ईयर इक्वल टू 2010, राइट। और 2010 को रख लेते हैं कोट्स के अंदर, राइट। सो ईयर अगर 2010 से मैच करता है तो जाके हमें रोज फिल्टर हो जाएंगे। तो अगर आपको याद हो तो हमें मूवी टेबल के अंदर कोई भी पर्टिकुलर ईयर स्पेसिफिकली नहीं दिया है ना। रिलीज अंडरस्कोर डेट के अंदर पूरा डेट है, उसमें से हमें निकालना होगा पर्टिकुलर ईयर को, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डेट फंक्शन यूज करेंगे, राइट। तो उसको कैसे लिखेंगे, हम इस पर्टिकुलर ईयर को यहां पे रिप्लेस करना होगा हमें, है ना। तो एसटीआरएफ टाइम ऑफ, यहां पे इसके अंदर क्या लिखेंगे, फॉर्मेट क्या पता है हमें, सबसे पहले हमें परसेंटाइल वाई लिखना होगा, राइट। सो परसेंटाइल वाई कामा, कहां से निकालना है हमें, रिलीज अंडरस्कोर डेट नाम के कॉलम के अंदर, इसको हम करते हैं कॉपी और यहां पे किया हमने पेस्ट, राइट। सो क्या कर रहे हैं हम यहां पे, जहां पे इस पर्टिकुलर रिलीज डेट के अंदर जो ईयर मेंशन होगा, अगर वो ईयर 2010 से मैच करता है तब जाके वो पर्टिकुलर चीजें हमें, वो पर्टिकुलर रोज जो है हमारे लिए फिल्टर हो जाएंगी, है ना, राइट। तो अगला स्टेप क्या होगा, जब हमने रोज को फिल्टर कर लिया, अगला स्टेप क्या है, मंथ के मुताबिक हमें ग्रुप करना होगा, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय नाम का क्लॉज यूज करेंगे, राइट। तो फिल्टर्ड रोज को बेस्ड ऑन द मंथ हम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे, और क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहां पे मंथ नहीं है, हम उसको भी यूज करेंगे एसटीआरएफ टाइम ऑफ, परसेंटाइल एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। तो ये जो एक्सट्रैक्टेड रोज हैं उनको हम करेंगे ग्रुप बाय किस कंडीशन पे, एसटीआरएफ टाइम ऑफ, राइट। सो यहां पे लिखेंगे हम परसेंटाइल एम, ओके, मंथ के मुताबिक हमें चाहिए, और कहां से, रिलीज अंडरस्कोर डेट नाम के कॉलम में से हमें ग्रुप करके चाहिए, ओके। तो हमने यहां क्या किया, फिल्टर्ड रोज को ग्रुप कर लिया, अब इन रिजल्ट्स को एग्रीगेट करना होगा, ओके। तो अगर आपको याद हो तो क्या पूरा क्वेरी क्या था, 2010 नाम के ईयर में हर महीने कितने नंबर ऑफ मूवीज रिलीज हुए थे उनको लिस्ट डाउन करना है ना। तो अब तक हमने क्या किया, ईयर के मुताबिक, और तो अब तक हमने क्या किया, ईयर के मुताबिक हमने रोज को फिल्टर कर लिया और फिर उन फिल्टर्ड रोज को मंथ्स के मुताबिक ग्रुप कर लिया, ओके। अब हमें क्या चाहिए, हर महीने कितने नंबर ऑफ मूवीज रिलीज हुई हैं उनको काउंट करना होगा, है ना। तो काउंट एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे, ओके, राइट। तो यहां पे हम सेलेक्ट के अंदर लिखेंगे काउंट ऑफ, जितनी भी सारी रोज आएंगी उनको सेलेक्ट करने के लिए स्टार एज टोटल अंडरस्कोर मूवीज,
राइट। तो हमने टोटल अंडरस्कोर मूवीज लिख लिया, ओके। और क्योंकि हम कॉलम्स को बेस्ड ऑन मंथ ग्रुप कर रहे हैं, हमें उन कॉलम्स को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर हमें लिखना होगा उसका पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर चीज लिखना होगा हमें, राइट। सो एज वी नो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट्स के अंदर एक्सप्रेशंस भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो क्योंकि हम मंथ को सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को ले जाके लिखेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर, राइट। और फिर इसको भी एक पर्टिकुलर अलियास दे देते हैं मंथ नाम का, ओके। सो इसको लिख देते हैं एज मंथ, ओके। सो हमने क्या किया, सेलेक्ट मंथ्स एज मंथ, जो भी पर्टिकुलर यहां पे मंथ आएगा उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके मुताबिक मूवी में से सेलेक्ट करके जहां पे ईयर 2010 होगा उसके मुताबिक हम ग्रुप करेंगे यहां पे, राइट, ओके। तो जब इसको रन करके देखेंगे हम सारी चीजें आगे, थर्ड मंथ में 2 मूवीज रिलीज हुई थी, सिक्स्थ मंथ में 3 मूवीज एंड सो ऑन एंड सो फॉर, राइट, ओके। सो यहां पे आप 2 कॉलम्स देख सकते हैं। यहां पे एक तो है कि मंथ नाम का कॉलम आ गया, कौन से मंथ में कौन सा कितने नंबर ऑफ मूवीज रिलीज हुए हैं वो दिख रहा है हमें यहाँ पे, मंथ नाम के कॉलम में मंथ होगा, टोटल अंडरस्कोर मूवीज नाम के पर्टिकुलर कॉलम में टोटल मूवीज होंगी, राइट। सो हमने एक्सपेक्टेड आउटपुट अचीव कर लिया कोड को यूज करके, है ना। सेलेक्ट जो भी हमने मंथ को सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद काउंट एज टोटल अंडरस्कोर मूवीज फ्रॉम द मूवी टेबल, और फिर जहां पे ये ईयर को एक 2010 नाम के स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ओके। बट जरूरत पड़ने पे आप उसको एक्चुअली इंटीजर की तरह भी टाइपकास्ट कर सकते हैं एंड उसके लिए हम यूज करते हैं कास्ट फंक्शन, ओके। तो कास्ट फंक्शन जो है या कैस्ट फंक्शन जो है टिपिकली एक ऐसा एसक्यूएल फंक्शन है जिसको आप यूज करके किसी भी वैल्यू को टाइपकास्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे 2010 नाम के स्ट्रिंग को एक इंटीजर की तरह टाइपकास्ट करना चाहें तो पूरा strf टाइम स्टेटमेंट जो है उसको ले जाके कास्ट फंक्शन के अंदर लिखना होगा, ओके। और फिर उसका कोड कुछ इस तरीके से दिखेगा, कास्ट ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर strf टाइम ऑफ जो परसेंटाइल y रिलीज डेट ये सब कुछ एक्सप्रेशन जो होगा उसको लिखेंगे और फिर उसको किस तरीके से टाइपकास्ट कर रहे हैं एज एन इंटीजर, ओके। और फिर 2010 को नंबर की तरह बदल देंगे, राइट। इसको एक बार क्विकली ट्राई आउट करते हैं। तो हमें यहां क्या करना होगा, ये जो 2010 नाम का स्ट्रिंग है इसको बना देते हैं इंटीजर, ओके। और इस पूरे के पूरे strf टाइम ऑफ परसेंटाइल y रिलीज अंडरस्कोर डेट नाम का ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कर रहे हैं टाइपकास्ट, ओके। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कास्ट कास्ट लिख लेंगे और इसके अंदर लिखेंगे strf टाइम ऑफ ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है उसको लिखेंगे और इसको किस तरीके से टाइपकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एज एन इंटीजर, राइट। सो integer लिख लेते हैं, राइट। और फिर इसका ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और जब आप इसको रन करेंगे हमें सेम ही आउटपुट आएगा, राइट। क्यों, क्योंकि हमने इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग को एक इंटीजर की तरह टाइपकास्ट कर लिया है, राइट। लेट्स गेट बैक। सो इस तरीके से जो है आप किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को, किसी भी पर्टिकुलर डेटा टाइप को आप टाइपकास्ट कर सकते हैं, राइट। एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ गए विद द क्वेरी दैट वी रोट, ओके। अब एक और कुछ और फॉर्मेट्स के बारे में देखते हैं जिसको आप डेट फंक्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप किसी मंथ में से एक डे को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं परसेंटाइल d यूज करेंगे, अगर नंबर ऑफ आवर्स चाहिए तो परसेंटाइल कैपिटल h यूज करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। बट इतना याद रख लीजिए कि अभी आपको इनको रिमेंबर या मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। ये सारी चीजें आपके लिए चीट शीट्स में अवेलेबल होंगी, जरूरत के मुताबिक आप उनको रेफर कर सकते हैं। कैलकुलेट द टैक्स अमाउंट फॉर ऑल द मूवीज, राइट। तो अगर मान लीजिए टैक्स अमाउंट जो है प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, मूवी का जितना प्रॉफिट आया है उसके मुताबिक टैक्स डिपेंड करेगा, है ना। तो अगर प्रॉफिट 100 करोड़ से कम है तो यहाँ पे कंडीशनल दिया गया है ना, राइट। तो अगर प्रॉफिट जो है 100 करोड़ से कम है टैक्स होगा प्रॉफिट का 10%। सिमिलरली प्रॉफिट अगर 100 से 150 करोड़ के बीच में है तो टैक्स हो जाएगा 15%, राइट। और अगर प्रॉफिट 500 करोड़ से ज्यादा है तो टैक्स 18% ऑफ द प्रॉफिट हो जाएगा, जैसे कि स्लाइड में दिखाया गया है, राइट। बट अगर आप देखें तो हमें हर एक मूवी का टैक्स कंसीडर करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, राइट। बट एक क्रिटिकल चीज है यहाँ पे, राइट। देयर आर मल्टीपल केसेस जिसमें आपको टैक्स कैलकुलेट करना होगा, मतलब वेरियस कंडीशंस हैं यहाँ पे और उन कंडीशंस की वजह से टैक्स जो है हर एक कंडीशन में बदलता हुआ जा रहा है, राइट। तो मतलब एक्सप्रेशन इटसेल्फ ही बदल रहा है। तो ऐसे सिनेरियोस को, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस हैं तो एक एक कंडीशन के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ऐसे सिनेरियोस को हैंडल करने के लिए हम केस नाम का क्लॉज जो है वो यूज कर सकते हैं, राइट। मतलब अगर मल्टीपल कंडीशंस होंगे या मल्टीपल केसेस होंगे एक पर्टिकुलर क्वेरी में तो आप केस स्टेटमेंट्स या केस क्लॉज की मदद से आप उनको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, राइट। तो इसको लिखने का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, आप सेलेक्ट लिखेंगे, जो कॉलम आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उन कॉलम्स को लिखेंगे, उसके बाद केस when condition 1 तब वैल्यू 1, when condition 2 तब वैल्यू 2 एंड so on and so forth, राइट। और अगर कोई कंडीशन है ही नहीं हम else लिखेंगे और जो डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर किया जाना चाहिए वो हम लिख लेंगे, राइट। एंड फाइनली इस पूरे केस क्लॉज को एंड करने के लिए एंड नाम का एक स्टेटमेंट लिखेंगे फॉलोड बाय ये जो सारा इंफॉर्मेशन निकलेगा उसको जिस पर्टिकुलर कॉलम में लिखना है उस कॉलम का नाम स्पेसिफाई करेंगे, राइट। इसको एक अच्छे से कोड को देख के अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ओके। सो जो हमने केस पहले कंसीडर किया था, हमारे पास मूवी का आईडी है, मूवी का नेम है और प्रॉफिट नाम का ये जो वैल्यू है वो हम कलेक्शन माइनस बजट से निकाल सकते हैं ना, उस एक्सप्रेशन को यूज करके। अब हमें क्या करना होगा, बेस्ड ऑन द प्रॉफिट पर मूवी हमें टैक्स कैलकुलेट करना होगा, है ना। और हमने टैक्स अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है वो वाले कंडीशंस भी देख लिए, ओके। तो 3 अलग अलग कंडीशंस हैं, मतलब हर एक कंडीशन में टैक्स अमाउंट का वैल्यू वेरी हो रहा है, ओके। तो हमें मल्टीपल एक्सप्रेशंस लिखने होंगे यूजिंग द केस क्लॉज, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस हैं तो अलग अलग कंडीशंस को हैंडल करने के लिए हम टिपिकली केस नाम के क्लॉज का यूज करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केस लिखेंगे और फिर उसके बाद पहला कंडीशन और फिर उसके बाद जो भी वैल्यू हम उससे मैच करवाना चाहते हैं वो, सिमिलरली कंडीशन 2 व्हेन कंडीशन 2 देन सेकंड वैल्यू, व्हेन कंडीशन 3 देन थर्ड वैल्यू एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। और फाइनली हम लिखेंगे एल्स कंडीशन नंबर 3, ओके। और फिर इस पूरे के पूरे केस स्टेटमेंट को हम क्लोज करेंगे एंड के साथ विद एन एलियास टैक्स अंडरस्कोर अमाउंट, ओके। सो ये जो सारा का सारा वैल्यूज निकलेगा वहां से उसको हम टैक्स अंडरस्कोर अमाउंट नाम के कॉलम में लिखना चाहते हैं, ओके। तो इसको अगर एसक्यूएल क्वेरी की तरह सोचा जाए तो कैसे लिखेंगे, व्हेन
कलेक्शन इन crores माइनस बजट इन crores, जो प्रॉफिट है इज लेस देन और इक्वल टू 100 crores, देन टैक्स हो जाएगा 10% ऑफ द प्रॉफिट। 10% का मतलब क्या हुआ, 0.1 मतलब 10/100, राइट। सो कलेक्शन अंडरस्कोर crores मतलब कलेक्शन इन crores माइनस बजट इन crores इनटू 0.1, ओके। सो जब भी अगर प्रॉफिट जो है 100 करोड़ से कम या 100 करोड़ के इक्वल होगा, 10% टैक्स लगेगा उस पे, राइट। सो कलेक्शन अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर crores माइनस बजट इन crores इनटू 0.10, राइट। सो 0.1 को हमें कैलकुलेट करके कॉलम में लिखना होगा, हम उस कॉलम का एलियास दे देते हैं टैक्स अंडरस्कोर अमाउंट, ओके, राइट। तो इस तरीके से हम बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कंडीशंस दिए गए हैं हर एक कंडीशन को अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ हम यूज करते हुए उसको वैलिडेट करते हुए वहां से डेटा निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्स अमाउंट, ओके, राइट। इसलिए हमें क्या चाहिए, सेलेक्ट कर लिखेंगे, मूवी में से सेलेक्ट करना होगा, फ्रॉम मूवी लिख लेते हैं, ओके, राइट। तो अब हमें क्या करना है, जो जो कॉलम्स हमें मूवी टेबल में से चाहिए उन कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार, राइट। सो आईडी लिख लिया, राइट, और फिर नेम लिख लिया और प्रॉफिट चाहिए हमें, है ना। और क्योंकि प्रॉफिट नाम का कोई कॉलम है नहीं, हम यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन लिख लेंगे, राइट। सो ये जो कलेक्शन इन करोड़ है इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके, डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, माइनस ये जो बजट इन करोड़ नाम का कॉलम है उसको कॉपी कर लेते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, राइट। सो कलेक्शन इन करोड़ माइनस बजट इन करोड़, और इसको ले जाके हम स्टोर करेंगे, एलियास दे देते हैं इसको प्रॉफिट नाम का, राइट, ओके। सो हमने ये लिख लिया, राइट। और फिर यहाँ पे क्योंकि हमें मल्टीपल केसेस हैंडल करने हैं, है ना, अगर प्रॉफिट जो है 100 करोड़ या उससे कम हो तो उसका एक टैक्स लगेगा, अगर 500 करोड़ या उससे कम हो तो उसका अलग टैक्स लगेगा, एंड फाइनली तीसरा कंडीशन क्या है, 500 करोड़ से ज्यादा होगा तो 18% टैक्स लगेगा, है ना। तो इन तीनों केसेस को हैंडल करने के लिए हमें केस क्लॉज यूज करना होगा, ओके। और केस क्लॉज हमेशा आप सेलेक्ट के अंदर लिखेंगे, ओके। तो सबसे पहले लिख लेते हैं केस, और इसको क्लोज करने के लिए एंड लिख लेते हैं, राइट, ओके। तो हमने केस क्लॉज लिख लिया, और फाइनली हमें क्या करना होगा, सिंपली यहां पे केस क्लॉज के अंदर लिखना होगा, जब प्रॉफिट होगा लेस देन और इक्वल टू 100, तब जाके हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट इनटू 10%। 10% का मतलब क्या है, 10/100 मतलब 0.10, राइट। इसको जरा सा स्पेसेस दे देते हैं ताकि अच्छे से देख पाए हम, ओके। तो प्रॉफिट को हम जानते हैं कि कलेक्शन इन करोड़ माइनस बजट इन करोड़ नाम का एक्सप्रेशन है, ओके। तो यहां पे प्रॉफिट को रिप्लेस कर देते हैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के साथ, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब और व्हेन कलेक्शन इन करोड़ माइनस बजट इन करोड़, जो कि प्रॉफिट है, राइट, प्रॉफिट लेस देन और इक्वल टू 100 होगा, देन प्रॉफिट इनटू 0.1, ओके। सिमिलरली अगर यहां पे देखें तो दूसरा कंडीशन आ जाएगा, राइट। सो व्हेन प्रॉफिट जो है लेस देन और इक्वल टू 500 है, देन प्रॉफिट इनटू 0.15, 15% का प्रॉफिट लगेगा, टैक्स लगेगा, है ना, राइट। एंड फाइनली अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फाइनल कंडीशन क्या होगा, एल्स क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इनटू 0.18, ओके। और क्योंकि हर एक पर्टिकुलर कंडीशन में से कोई ना कोई वैल्यू निकलेगा, उसको ले जाके हमें स्टोर करना होगा टैक्स अंडरस्कोर अमाउंट नाम के एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंड के बाद हम इसको एलियास दे देते हैं टैक्स अंडरस्कोर प्रॉफिट, राइट। तो हमने ओवरऑल क्या किया, हमने मूवी नाम के टेबल में से आईडी को सेलेक्ट किया, नेम को सेलेक्ट किया, प्रॉफिट को सेलेक्ट किया, और फिर किस किस केस में कौन कौन से तरीके का टैक्स एप्लीकेबल होगा उसको कैलकुलेट करके टैक्स अंडरस्कोर प्रॉफिट नाम के कॉलम को सेलेक्ट करके उसके अंदर हमने लिख लिया, राइट। अब जब आप इसको रन करके देखेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं हर एक पर्टिकुलर मूवी का आईडी, उसका नेम, उसका प्रॉफिट, राइट। सो जो हमने कैलकुलेट किया था प्रॉफिट उसको सेलेक्ट कर लिया, और फिर उसी के साथ साथ हर एक पर्टिकुलर कंडीशन के मुताबिक जो जो पर्टिकुलर टैक्स अंडरस्कोर प्रॉफिट लगेगा उस टैक्स को हमने कैलकुलेट करके यहां पे स्टोर कर लिया, राइट, ओके। लेट्स गेट बैक, ओके। तो हमने यहां क्या समझा, जब भी हमें मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करने की जरूरत पड़ेगी हमें केस क्लॉज यूज करना होगा, राइट। एंड फाइनली हम ये रिजल्ट देख सकते हैं, हमारे पास मूवी का आईडी है, नेम है, प्रॉफिट है, एंड फाइनली उस प्रॉफिट के मुताबिक टैक्स अमाउंट कैलकुलेट हो गया, है ना, राइट। सो मूविंग ऑन, जैसे हमने केस क्लॉज को सेलेक्ट क्लॉज के अंदर यूज किया है, आप सिमिलरली अलग अलग क्लॉजेस में भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वेयर, हैविंग, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ओके, राइट। तो अब बात करते हैं एसक्यूएल में सेट ऑपरेटर्स के बारे में, ओके, राइट। तो इसके लिए जो है हम यूज करेंगे कास्ट नाम का टेबल, ओके। और कास्ट टेबल क्या करता है, डिफरेंट एक्टर्स जो मूवीज में होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है ना। उसमें 3 कॉलम्स हैं, एक है एक्टर अंडरस्कोर आईडी, जो एक्टर को दिया गया आईडी है, मूवी अंडरस्कोर आईडी, जिस मूवी में उन्होंने एक्ट किया है उस मूवी का आईडी है, एंड रोल, कौन से रोल में एक्ट किया है, ये सारी चीजें हमें अवेलेबल होंगी। सो फॉर एग्जांपल एक्टर जिसका आईडी 1 है, उन्होंने मूवी जिसका आईडी 2 है उसमें हीरो या लीड एक्टर का रोल किया है, राइट, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ओके। तो अब ये सेट ऑपरेटर्स कैसे यूज करना है, उनका ऑपरेशन कैसे चलता है, ये अच्छे से समझ लेते हैं, ओके। तो टिपिकली एक एसक्यूएल सेट ऑपरेशन जो होगा वो 2 या उससे ज्यादा एसक्यूएल क्वेरीज को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ओके। तो अगर आपके पास 2-4 एसक्यूएल क्वेरीज हैं तो उन सभी के रिजल्ट्स को कंबाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल में सेट ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं, ओके। तो ऐसे कई सारे कॉमन सेट ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरसेक्ट होता है, माइनस होता है, यूनियन, यूनियन ऑल, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ओके। सो सबसे पहले ऐसे करेंगे कि इनको एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं और फिर उसके बाद उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देखेंगे हम, ओके, राइट। तो मान लीजिए हमने 2 मूवीज को कंसीडर किया, एक है शेरलॉक होम्स और दूसरा है एवेंजर्स एंड गेम, ओके। और अगर आप इन 2 मूवीज में एक्ट करने वाले कास्ट को देखें तो हमारे पास क्या है, शेरलॉक होम्स में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जूड लॉ, मार्क स्ट्रॉन्ग, ऐसे 3 एक्टर्स हैं, ओके। और सिमिलरली एवेंजर्स एंड गेम में
में हम अगर देखें तो क्रिस एवंस है, मार्क रफलो है और सिमिलरली रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी है, ओके, एवेंजर्स एंड गेम में। तो अगर आप मान लीजिए इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं या इंटरसेक्ट नाम के ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हमें एक ऐसे एक्टर की जरूरत है जिन्होंने शेरलॉक होम्स में और एवेंजर्स एंड गेम में दोनों में ही एक्टिंग की है, ओके, सो वी नीड टू फाइंड आउट द एक्टर्स जिन्होंने शेरलॉक होम्स और एवेंजर्स एंड गेम में एक्ट किया है। मतलब हम क्या देख रहे हैं, दो क्वेरीज का एक इंटरसेक्शन, एक कॉमन पॉइंट ढूंढ रहे हैं हम, है ना, राइट। तो जब हमें क्वेरी लिखनी होगी तो क्वेरी 1 क्या होगा, द एक्टर्स हु हैव एक्टेड इन शेरलॉक होम्स, सेलेक्ट एवरी एक्टर जिन्होंने शेरलॉक होम्स में काम किया है। दूसरा क्वेरी क्या हो जाएगा, सेलेक्ट एवरी एक्टर हु हैज एक्टेड इन एवेंजर्स एंड गेम, जिन्होंने एवेंजर्स एंड गेम में काम किया है, ओके। और इन दोनों क्वेरीज के रिजल्ट को हम कंबाइन करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे और उसमें से जो कॉमन डिनोमिनेटर होगा, कॉमन आइटम होगा, उसको निकाल के देखेंगे, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, है ना। जब आप डेटा को देखेंगे, डेटा सेट को देखेंगे तो शेरलॉक होम्स में क्या है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जूड लॉ, मार्क स्ट्रॉन्ग, है ना, वो शेरलॉक होम्स में है। और अगर एवेंजर्स एंड गेम की बात हो तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस एवंस और मार्क रफलो है। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। जब आप किसी दो सेट्स के बीच में से कॉमन डिनोमिनेटर्स निकालना चाहते हैं, कॉमन आइटम्स निकालना चाहते हैं, तब आप यूज करेंगे इंटरसेक्ट, ओके, राइट। सो बेसिकली कॉमन वैल्यूज को निकालने के लिए इंटरसेक्ट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ये हमने अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं एक और कॉमन सेट ऑपरेटर के बारे में जिसका नाम है माइनस, राइट। लेट्स से मान लीजिए आपको शेरलॉक होम्स और एवेंजर्स एंड गेम में से सिर्फ और सिर्फ शेरलॉक होम्स में यूनिक एक्टर्स जो हैं उनका इंफॉर्मेशन चाहिए और वो एक्टर्स का डिटेल्स नहीं चाहिए जिन्होंने एवेंजर्स एंड गेम में काम किया है, ओके। तो इसका मतलब क्या है, आप शेरलॉक होम्स में से एवेंजर्स एंड गेम नाम के सेट को रिमूव कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ओके। तो ऐसे करने की वजह से क्या होगा, एक जो कॉमन आइटम होगा दोनों डेटा सेट्स में से उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, जिस सेट पे आप फोकस कर रहे हैं उसमें से इग्नोर करके बाकी का डेटा मिल जाएगा आपको, राइट। तो इस केस में क्या होगा, आप जूड लॉ और मार्क स्ट्रॉन्ग नाम के एक्टर्स को देख सकते हैं क्योंकि उन दोनों ने सिर्फ और सिर्फ शेरलॉक होम्स नाम की मूवी में काम किया है, राइट। और क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक कॉमन सेट है, कॉमन आइटम है, उसको निकाल दिया जाएगा, राइट। सिमिलरली एक और सेट ऑपरेशन है जो है यूनियन, राइट। अगर मान लीजिए यू वांट अ लिस्ट ऑफ यूनिक एक्टर्स जिन्होंने इधर शेरलॉक होम्स में या फिर एवेंजर्स एंड गेम में, दोनों में से किसी में भी काम किया हो, तो पूरे के पूरे सेट में यूनिक डेटा चाहिए आपको, राइट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यूनियन ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, जहां पे किसी भी मूवी में एक्ट करने वाले हर एक एक्टर का एक यूनिक वैल्यू आ जाएगा आपको, राइट। और आपको क्या होगा, एक यूनिक लिस्ट मिल जाएगा, जूड लॉ, मार्क स्ट्रॉन्ग, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मार्क रफलो, क्रिस एवंस, इन दोनों सेट्स में से कॉमनली देख के यूनिक वैल्यू जो है वो दिख जाएगा। और जब आप यूनियन यूज करते हैं आपको रिजल्ट में कोई भी रिपीटेशंस नहीं आती हैं, ओके, यूनिक वैल्यूज आती हैं आपके लिए, राइट। और अगर आपको यूनिक लिस्ट नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यूनियन ऑल नाम का सेट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये क्या करता है कि डुप्लीकेट्स या कॉमन वैल्यूज जो होती हैं, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है, ओके। और फिर पूरे के पूरे दोनों सेट्स में से जो डेटा होगा वो दिख जाएगा आपको, राइट। अगर मान लीजिए आपने दोनों सेट्स पे यूनियन ऑल अप्लाई किया तो क्या होगा, आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर नाम का ये जो नेम है वो 2 बार दिखेगा, राइट। सो हमने मल्टीपल कॉमन सेट ऑपरेशंस अभी तक समझ लिया है ना, इंटरसेक्ट को देखा जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी 2 या उससे ज्यादा सेट्स में से कॉमन आइटम निकाल सकते हैं, राइट। सिमिलरली माइनस है, यूनियन ऑल है, ओके। तो अब क्या करेंगे कि हम अपनी लर्निंग्स को, अभी तक हमने जो समझा है उसको ले जाके प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, सेट ऑपरेशंस को यूज करते हुए एसक्यूएल के अंदर कैसे करना है ये एक बार प्रैक्टिकली देख लेंगे हम, ओके, राइट। तो पहली बात इंटरसेक्ट के बारे में देखते हैं, ओके। मान लीजिए हमें उस एक्टर का आईडी चाहिए जिन्होंने शेरलॉक होम्स और एवेंजर्स एंड गेम दोनों में ही काम किया है, राइट। तो अगर आप इसको ब्रेक डाउन करके देखें, यहां पे 2 एसक्यूएल क्वेरीज हैं, राइट। पहले एसक्यूएल क्वेरी में क्या मिल रहा है हमें, उन एक्टर्स के डिटेल्स जिन्होंने शेरलॉक होम्स में काम किया है, राइट। और दूसरे एसक्यूएल क्वेरी में क्या होगा, उन एक्टर्स की आईडीज जिन्होंने एवेंजर्स एंड गेम में काम किया है, ओके। और जब आप इसको कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, जब आप इन दोनों को कंबाइन करके उनमें से यूनिक वैल्यू निकालना चाहते हैं इंटरसेक्ट करके, तब आप क्या करेंगे, इंटरसेक्ट ऑपरेटर यूज करेंगे, राइट। तो कोड क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हो जाएगा सेलेक्ट एक्टर अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम कास्ट वेयर मूवी अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू 6। हमें यहाँ पे मूवी आईडी 6 का मतलब क्या है, शेरलॉक होम्स, राइट। सिमिलरली मूवी आईडी 15 का नाम मतलब क्या है, एवेंजर्स एंड गेम। हर एक मूवी की उसकी खुद की आईडी होती है ना, राइट। तो हम पहला एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखेंगे सेलेक्ट एक्टर अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम कास्ट टेबल वेयर मूवी अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू 6। इसकी वजह से क्या होगा, जिस पर्टिकुलर मूवी का आईडी 6 है जो कि शेरलॉक होम्स है, उसके अंदर से सारे के सारे एक्टर्स के नाम या एक्टर्स के आईडीज आ जाएंगे यहाँ पे, ओके। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एक्टर अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम कास्ट वेयर मूवी अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू 15, राइट। हम यहाँ पे 2 सेलेक्ट स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, है ना। तो इन दोनों को कॉमन डिनोमिनेटर निकालना होगा, कॉमनली निकालना होगा, है ना। तो क्या करेंगे, हम इंटरसेक्ट नाम का ऑपरेटर यूज करेंगे, राइट। तो क्या करेगा, दोनों एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के रिजल्ट्स में से जो चीजें कॉमन है उसको निकाल के आपको दिखा दिया जाएगा, राइट। इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोड निकाल देते हैं, कोड को रिमूव कर दिया हमने, ओके। करना चाहते हैं दोनों के रिजल्ट्स में से कॉमन आइटम निकालना चाहते हैं, है ना। तो जिस एक्टर ने दोनों ही मूवीज में काम किया होगा उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, ओके। तो इसकी वजह से क्या होगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट की वजह से उन सारी की सारी पर्टिकुलर एक्टर्स के आईडीज आ जाएंगे जिन्होंने उस पर्टिकुलर मूवी में काम किया है, एंड द सेम विद द नेक्स्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट आल्सो, है ना। और फिर यहां पे जब हम इंटरसेक्ट लिखेंगे तो क्या होगा, इसके रिजल्ट्स एंड इसके रिजल्ट्स कंबाइन हो जाएंगे, इंटरसेक्ट हो जाएंगे और उसमें से कॉमन वैल्यू निकलेगा, राइट। जब हम इसको रन करेंगे हम देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक्टर आईडी 6, और अगर आप यहां पे एक्टर आईडी 6 देखें तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर है एक्टर टेबल के अंदर, राइट, ओके। लेट्स गेट बैक,
ओके तो ऐसे आप इंटरसेक्ट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, ओके राइट। और दूसरा है माइनस, ओके अगर मान लीजिए हमें उन एक्टर्स की आईडीज चाहिए जिन्होंने शर्लॉक होम्स में काम किया है बट नॉट इन एवेंजर्स एंड गेम, राइट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब जो सारे के सारे एक्टर आईडीज मिलेंगे उसमें से हमें एवेंजर्स एंड गेम को निकाल देना होगा, राइट। तो यहां पे हम या तो माइनस यूज कर सकते हैं या फिर एक्सेप्ट नाम का कीवर्ड यूज कर सकते हैं, राइट, क्योंकि कुछ डेटाबेसेस जो है एक्सेप्ट को यूज करते हैं, कुछ जो है वो माइनस को यूज करते हैं, वाइस वर्सा, बट अंडरलाइंग फंक्शनलिटी दोनों की सेम ही होती है, ओके। तो इस केस में जो है क्योंकि हमारा डेटाबेस ये है तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट नाम का कीवर्ड यूज करेंगे, राइट। इसको एक बार ट्राई आउट कर लेते हैं, ओके। तो हमें क्या चाहिए, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जो पूरे के पूरे डेटा आएगा हमें, है ना, उसमें से हमें इस पर्टिकुलर सेट का डेटा, एवेंजर्स एंड गेम का डेटा निकाल देना होगा, है ना। एक्टर्स जिन्होंने एवेंजर्स एंड गेम में काम किया है उसको रिमूव करके जो यूनिकली जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ शर्लॉक होम्स में काम किया है वही दिखाना होगा, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट को रिप्लेस करेंगे एक्सेप्ट के साथ, ओके। जब हम इसको रन करेंगे हमें वही एक्टर्स के डिटेल्स आएंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ शर्लॉक होम्स में काम किया है, ओके राइट। लेट्स गेट बैक, राइट। सिमिलरली एक और सेट ऑपरेशन है यूनियन, हमने यूनियन के बारे में भी देखा था। अब मान लीजिए दोनों ही सेट्स में से, जैसे कि शर्लॉक होम्स के एक्टर्स और एवेंजर्स एंड गेम के एक्टर्स में से आपको डिस्टिंक्ट आईडीज चाहिए, मतलब दोनों सेट्स चाहिए बट यूनिक आईडीज चाहिए या डिस्टिंक्ट आईडीज चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप यूनियन नाम का इस पर्टिकुलर सेट ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, ओके। तो पहला एसक्यूएल क्वेरी क्या हो जाएगा, उन एक्टर्स के लिए जिन्होंने शर्लॉक होम्स नाम की मूवी पे एक्ट किया है, ओके। और दूसरा एसक्यूएल क्वेरी एज यूजुअल एवेंजर्स एंड गेम के लिए होगा, है ना। तो इन दोनों के रिजल्ट्स का एक यूनियन बना के उसको प्रिंट करना होगा हमें, राइट, ओके। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर सेलेक्ट स्टेटमेंट के रिजल्ट्स को इस पर्टिकुलर एसक्यूएल स्टेटमेंट के सेलेक्ट स्टेटमेंट के रिजल्ट्स के साथ कंबाइन करके उसको यूनिकली प्रिंट करना होगा, है ना, यूनियन करना होगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूनियन लिखेंगे, राइट। और जब हम इसको रन करेंगे हमें स्पेसिफिकली यूनिक या डिस्टिंक्ट आईडीज मिलेंगी, ओके। लेट्स गेट बैक, राइट। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमें कोई भी एंट्री निकालना नहीं है, मतलब अगर डुप्लीकेट्स आए तो आए, हमें पूरा का पूरा प्रिंट करना है, ओके। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, यूनियन ऑल लिखेंगे, राइट। तो इसके लिए जो है हम यूनियन नाम के पर्टिकुलर कीवर्ड को यूनियन ऑल के साथ रिप्लेस कर देंगे, राइट। लेट्स ट्राई इट आउट, ओके राइट। तो यहां पे क्या है, यूनियन है हमारे पास, और इसकी वजह से क्या हुआ, 6 एक्टरों में से 5 एक्टर्स के नाम आ रहे हैं क्योंकि एक एक्टर का आईडी जो है वो डुप्लीकेट या रिपीट हो रहा है ना। तो अगर हमें कोई भी डुप्लीकेट रिमूव नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, यूनियन ऑल यूज करेंगे। और जब हम कोड को रन करेंगे, आप यहां पे देख सकते हैं पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट के पहले 3 पर्टिकुलर वैल्यूज आ गए, राइट, और दूसरे सेलेक्ट स्टेटमेंट के दूसरे 3 पर्टिकुलर वैल्यूज। और यहां पे अगर आप देखें जो कॉमन वैल्यू है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, राइट, एक्टर आईडी 6, वो रिपीट हो रहा है क्योंकि हमने यूनियन ऑल लिखा हुआ है, ओके राइट। लेट्स गेट बैक, ओके। तो हमने सेट ऑपरेशंस को, 2 एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर सेट ऑपरेशंस को कैसे कंबाइन करके लिखना है ये हमने देख लिया। डेटा निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उन सिचुएशंस में ये सेट ऑपरेटर्स बहुत यूजफुल होने वाले हैं, ओके। तो ये जो हमने एग्जांपल्स देखे हैं, आप इनको लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करके भी ला सकते हैं, बट जब किसी भी पर्टिकुलर 2 या उससे ज्यादा एसक्यूएल क्वेरीज को उनके रिजल्ट्स को कंबाइन करने की कोशिश हो रही हो, आप हमेशा सेट ऑपरेटर्स अच्छे से यूज कर सकते हैं, ओके राइट। इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसको आपको याद रखना होगा बिफोर यू यूज अ सेट ऑपरेटर, ओके। तो हर एक सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है, पहला रूल क्या है, ईच सेलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। तो हर एक सेलेक्ट स्टेटमेंट में जब भी आप कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हो, सेट ऑपरेटर्स यूज करने की कोशिश कर रहे हो, तो चाहे जितने भी सेलेक्ट स्टेटमेंट्स हो उनमें नंबर ऑफ कॉलम्स सेम टू सेम होने चाहिए, राइट। मतलब अगर आप 2 एसक्यूएल क्वेरीज के रिजल्ट्स को कंबाइन करना चाहते हैं, वो तभी काम करेगा जब दोनों ही एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में या सेलेक्ट स्टेटमेंट्स में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, राइट। अगर एक में 2 कॉलम्स हैं और दूसरे में 3 कॉलम्स हैं तो एरर दिखा दिया जाएगा, ये सही तरीके से काम नहीं करेगा, राइट, ओके। दूसरा रूल क्या है, द कॉलम्स मस्ट हैव अ सिमिलर डेटा टाइप, ओके। जो कॉलम्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जिनको चूज कर रहे हैं, जब आप उनको कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हो, क्या होगा, वो सिंगल कॉलम में आएंगे, है ना। तो उस पर्टिकुलर कॉलम में पूरे के पूरे कॉलम का डेटा टाइप सेम टू सेम होना चाहिए, राइट। दैट्स रूल नंबर 2, ओके। और फिर सेलेक्ट स्टेटमेंट में जो भी पर्टिकुलर कॉलम्स हैं उनको उसी ऑर्डर में रहना होगा। मान लीजिए आपका पहला एसक्यूएल क्वेरी में आपने लिखा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। आपके दूसरे एसक्यूएल कॉलम में या एसक्यूएल क्वेरी में आपके कॉलम्स को D1, D2, D3 या C1, C2, C3 ऐसे लिखना होगा, ओके। सो ये 3 रूल्स आप अच्छे से याद रख लीजिएगा और आप अच्छे से एसक्यूएल सेट ऑपरेटर्स को हैप्पीली यूज कर सकते हैं, ओके राइट। एंड एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं कि हमने आज के सेशन में क्या क्या देखा, राइट। कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना हमने, जैसे कि एसक्यूएल में एक्सप्रेशंस को कैसे यूज किया जाता है, केस क्लॉज कैसे यूज कर सकते हैं हम, है ना, राइट। सिमिलरली एसक्यूएल में